हेलो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे एमपीएमएसयू का द्रव्य गुण विज्ञान फर्स्ट का 2019 का पेपर, जिसमें आज अपन सॉल्व करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अपन पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं, जो आपको सेम क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और उससे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा, इसलिए उसको देख लीजिएगा। तो आज अपन डिस्कस करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें अपन सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज निघंटु के अनुसार द्रव्यों का नामकरण एवं पर्याय बताएं। ठीक है, तो राज निघंटु के अनुसार द्रव्यों के नामकरण और पर्याय के 7 आधार माने गए हैं। उसमें से पहला है रूढ़ि, दूसरा है स्वभाव, तीसरा है देशोक्त, चौथा है लांछन, पांचवा है उपमा, छठवां है वीर्य और सातवां है इतराय। तो जैसे कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपन सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ अपन उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, और अगर उसकी कोई ट्रिक्स वगैरह हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको ईजिली याद हो सके। तो इसकी एक ट्रिक है कि रूढ़ि स्वभाव का देश लांछन उपमा लगाकर वीर्य से इतराता है। अब देखिए, रूढ़ि स्वभाव, रूढ़ि मतलब गुस्सैल स्वभाव का अगर कोई देश होगा तो गुस्सैल होगा तो मतलब क्या देगा, गालियाँ वगैरह लेगा, लांछन लगाएगा, उपमा करेगा किसी की, है ना। तो रूढ़ि स्वभाव का एक देश लांछन उपमा लगाकर वीर्य से इतराता है। तो रूढ़ि से रूढ़ि हो जाएगा, स्वभाव से स्वभाव का देश, देश से देशोक्त, लांछन उपमा लगाकर वीर्य से वीर्य और इतराता से इतराय लिया गया है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको इजीली याद हो जाए। फिर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि वेद अनुसार द्रव्यों के नामकरण एवं पर्याय लिखें, तो वो 9 है। उद्भव बोधक, पशु पक्षियों के नाम पर, स्वरूप बोधक, अवयव बोधक, कर्म बोधक, रस के आधार पर, वर्ण के आधार पर, उत्पत्ति भेद अनुसार और व्यापारिक क्रम अनुसार। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि लेखनी दशमानी के द्रव्यों के नाम लिखिए। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ये महाकषाय जितने भी हैं 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है। 50 महाकषायों का वर्णन हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 4थे अध्याय छठ विरेचन शत आश्रिति में दे रखा है, और आचार्य प्रियव्रत शर्मा की डीजी फर्स्ट की बुक में प्रथम खंड के 5वें अध्याय में 50 महाकषायों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, लेखनी महाकषाय। अच्छा, एक चीज़ अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी कि इन महाकषायों के न्यूमोनिक्स अगर आप खुद से बनाते हैं और आप उसको खुद से याद करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, और आपको इजी भी पड़ेगा, इसलिए हो सके तो आप उसको ट्राई करिएगा कि खुद के न्यूमोनिक्स बनाएं। ठीक है, तो देखिए, लेखनी दशमानी में हमारे 10 द्रव्य आते हैं। मुष्ट कुष्ठ हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा अति विषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिल्व, हेमवत इति लेखनानि भवन्ति। तो इसमें कौन से आते हैं? मुष्टक हो गया, कुष्ठ हो गया, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिल्व या फिर हेमवत या श्वेत वचा। अच्छा, एक बात और डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ कि अगर न्यूमोनिक्स नहीं बना पा रहे हैं तो उसको आप श्लोक से ही याद करिएगा। एक बार में श्लोक याद नहीं होंगे, लेकिन 2-3 बार अगर आप उसको एक बार लिख लेंगे कहीं पर और 2-3 बार उसको आप 2-3 दिन में डेली रिवाइज करेंगे ना, तो डेफिनेटली याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। फिर बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की कि प्रजा स्थापन दशमानी के द्रव्यों के नाम लिखिए। तो प्रजा स्थापन दशमानी, फिर ये महाकषाय चरक सूत्र स्थान के 4था अध्याय छठ विरेचन शत आश्रिति। इसमें है इंद्री ब्राह्मी शतवीर्या सहस्त्रवीर्या अमोघा अव्यथा शिवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वक्सेन कांता इति दशमानी प्रजा स्थापनानि भवन्ति। तो इसमें 10 कौन से हैं? इंद्री हो गया, ब्राह्मी हो गया, शतवीर्या, शतवीर्या यानी कि दूर्वा, ठीक है, सहस्त्रवीर्या दूर्वा भेद, अमोघा पाटला, अव्यथा, अव्यथा यानी गुड़ूची, शिवा यानी कि हरितकी, अरिष्टा या तो फिर कटुरोहिणी, वाट्य पुष्पी या फिर बला, और विश्वक्सेन कांता या फिर प्रियंगु इति दशमानी प्रजा स्थापनानि भवन्ति। अच्छा, यहाँ पे अपन एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने अगर श्लोक अटैम्प्ट कर दिया है तो उसकी हिंदी लिखना कंपलसरी नहीं है, और या तो फिर आपको श्लोक याद नहीं है तो आप उसकी हिंदी लिखिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना टाइम इन्वेस्ट करेंगे कि आप उसकी श्लोक भी लिख रहे हैं फिर उसकी हिंदी भी लिख रहे हैं, तो 5 और 10 नंबर के क्वेश्चंस में ना आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। फिर अपन हमेशा ये सुनते हैं कि अरे यार मेरा पेपर छूट गया। तो इन
पॉसिबिलिटीज़ को आप साथ में लेकर के चलिएगा। श्लोक याद है तो प्रायोरिटी में श्लोक रखिएगा और उसके बाद श्लोक लिख दीजिएगा, तो फिर उसकी हिंदी मत लिखिएगा, या तो श्लोक नहीं याद है तो फिर हिंदी लिखिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर अपन डिस्कस करते हैं 4th क्वेश्चन को। पंचकोल के द्रव्य एवं गुण कर्म लिखिए। तो पंचकोल में हमारे 5 द्रव्य आते हैं, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य चित्रक और शुंठी। तो देखिए पिप्पली, पिप्पली मूलम, चव्य चित्रक नागरई, नागर यहाँ पे शुंठी से लिया गया है। नागर उसको शुंठी को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रशस्त औषध है, नगर में बिकने वाली रहती है, इसलिए इसको नागर कहा गया है। पंच भी कोल मात्रम यत पंचकोलम तदुच्यते, ठीक है, तो इनको पंचकोल के द्रव्य कहा गया है। फिर इसके गुण कर्म देखते हैं। तो गुण कर्म की बात करेंगे तो पंचकोलम रसे पाके कटुकम रुचिकरण मतम, ठीक है, तो पंचकोल रस और विपाक में कटु रहता है, रसे पाके कटुकम, रस में कटु रस रहता है और विपाक इसका कटु रहता है। रुचिकरण मतम मतलब भोजन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला रहता है। तीक्ष्ण उष्णम पाचनम श्रेष्ठम दीपनम कफ वातनुत प्लीहा गुल्म उदर अनाह सुलग्नम पित्त कोपनम। तो तीक्ष्ण उष्ण वीर होने से वात और कफ का शामक है और पित्त प्रकोपक है। तो देखिए तीक्ष्ण उष्णम पाचनम श्रेष्ठम, उष्ण होने से और तीक्ष्ण होने से पाचन और दीपन का कार्य करता है। उष्ण वीर्य होने से कफ वातनुत या फिर कफ वात शामक होता है। उसके बाद उष्ण वीर्य होने से पित्त कोपनम, पित्त का प्रकोपक होता है। गुल्म प्लीहा उदर अनाह शूलग्नम, और गुल्म प्लीहा उदर अनाह और शूल में लाभकारक होता है। फिर बात करते हैं हम 5th क्वेश्चन की कि विकासी की परिभाषा एवं उदाहरण। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पूरे CCIM के 24 कर्मों के बारे में डिटेल से एक वीडियो बना करके रखी है। उसमें पूरे 24 कर्मों के बारे में बता करके रखा है और पॉसिबिलिटीज़ भी शेयर करके रखी है कि 1 नंबर के क्वेश्चंस कैसे अराइज हो सकते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं और किस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। तो आपको लगे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ हम विकासी की परिभाषा एवं उदाहरण देखते हैं। तो देखिए संधिबंधास्तु शिथिलान यद करोति विकासी तत् विश्लेष्य ओजश्च धातुभ्यो यथा क्रमुक कोद्रवा। तो संधिबंधास्तु शिथिलान, जो विश्लेष्य ओजस से धातुभ्यो, विश्लेष्य ओजस मतलब धातुओं से ओज यानी कि उनकी क्रिया शक्ति को विश्लेष्य अलग करता है, पृथक करता है, ठीक है। और पृथक करने के साथ वो संधिबंधास्तु शिथिलान, जो धातुओं से ओज या फिर उनकी क्रिया शक्ति को पृथक करके संधियों के बंधनों को शिथिल या फिर ढीला करता है, उसको विकासी कर्म कहा जाता है। इसके उदाहरण की बात करेंगे तो क्रमुक और कोद्रवः यानी कि सुपारी और कोदो का चावल। फिर बात करते हैं हम 6वें क्वेश्चन की, कटु रस के लक्षण लिखिए। तो देखिए इन रसों के जो लक्षण है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, 6 रसों के लक्षण हमारे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 26वें अध्याय आत्रेय भद्रकापी अध्याय में प्रभाव वर्णन दे रखा है। उसके बाद दे रखा है श्लोक नंबर 73 और 74 से स्टार्ट है मधुर रस के लक्षण, उसके बाद सारे रस के लक्षण दे रखे हैं। और PV शर्मा की बुक में देखेंगे तो DG फर्स्ट की बुक में 2य खंड के 4थे अध्याय में दे रखा है। तो देखते हैं इसमें कटु रस के लक्षण क्या है। संवेद्येद्यो रसानाम निपाते तुदितीव च, जैसे ही कुछ आपने तीखा खाया तो वो जीभ पर पड़ने पर एकदम जीभ को उद्विग कर देगा। और तुदती मतलब तोद यानी कि सुई चुभने जैसी पीड़ा, ठीक है, तो जीभ पर सुई चुभने जैसी पीड़ा का अनुभव होगा। विदहन मुख नासा अक्षि संस्रावी, मुख नासा और आँख या फिर अक्षि या फिर नेत्र में विदहन दाह के साथ स्राव या फिर जल का स्राव करेगा, उसको कटु रस के लक्षण कहे गए हैं। अब अपन कटु रस के साथ साथ मधुर अम्ल लवण तिक्त और कषाय रस के लक्षण भी देख लेते हैं, क्योंकि कटु रस के लक्षण एक बार पूछ चुका है तो दोबारा उसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ कम है, तो बाकी रसों के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, तो अपन उनको देख लेते हैं। तो मधुर रस के लक्षण की बात करेंगे अगर तो स्नेहन प्रीहण आह्लाद मार्दवैर उपलभ्यते मुखस्थो मधुरश्च अस्य व्यापन उवलिम्पतिव च, मतलब जो मुख मधुर रस का सेवन करने से जो मुख में जाकर के तुरंत मुख को लेप देता है और सारा मुख जो रहता है मीठा मीठा सा हो जाता है। जो स्नेहन का कार्य, प्रीणन यानी कि मतलब तृप्ति या फिर पूरण का कार्य, आह्लाद यानी कि प्रसन्नता का और मृदुता को उत्पन्न कर देता है, वो मधुर रस के लक्षण कहे गए हैं। फिर बात करते हैं अम्ल रस के लक्षण की, तो दंत हर्षान, अम्ल यानी कि खट्टा, अगर आपने कोई रस का सेवन कर दिया है तो दंत हर्ष, दांतों में जो रहता है खट्टा लगने लगता है। मुखाश्राव
स्रावो मतलब मुख से स्राव यानी कि लाला स्राव होने लगता है, सलाइवेशन होने लगता है। स्वेदनान मुख बोधनाथ, स्वेदन यानी कि पसीना होने निकलने लगता है, और मुख बोधनाथ मतलब मुख में बोध यानी कि चेतना सी उत्पन्न कर देता है। विदाहाच अस्य, अस्य यानी कि मुख, और कंठ, कंठ और मुख में विदाह यानी कि जलन उत्पन्न कर देता है। प्रासीएव अम्लम रसम वदेति, ये अम्ल रस के लक्षण कहे गए हैं। फिर बात करते हैं लवण रस के लक्षण की, तो प्रलीयन क्लेद विषयंद मार्दवम कुरुते मतलब जो मुख में जाने पर तुरंत ही घुल जाए, प्रलीयन। क्लेद विषयंद जो सलाइवेशन को उत्पन्न कर दे, मार्दवम मृदुता को उत्पन्न कर दे, और मुखे यह शीघ्रम लवणो गेयम स विदाहन मुखस्य च, और मुख में जो विदाह यानी कि जलन को उत्पन्न करे उसे लवण रस के लक्षण कहे गए हैं। फिर बात करते हैं हम तिक्त रस के लक्षणों की, तो प्रतिहंति निपाते यो रसनम स्वदते न च, अर्थात जो जीभ पर पड़ते ही जीवा के स्वाद ग्रहण करने की क्षमता को नष्ट कर दे। सतिक्तो मुख वैशद्य, मुख वैशद्य मुख को स्वच्छ कर दे। शोष मतलब शोषण कारक हो। प्रहलाद कारक मतलब स्फूर्तिदायक हो, वो तिक्त रस के लक्षण कहे गए। फिर बात करते हैं कषाय रस के लक्षणों की, तो वैशद स्तंभ जाड्योरियो रसनम योजयेत रस मतलब जो रस वैशद यानी कि विशदता, स्तंभ स्तब्धता, जाड्योरियो मतलब जड़ता उत्पन्न करके, बंधना तीव च यह कंठ गले को बांधता हुआ से प्रतीत करता है। और जो विकासी कर्म के अपन अभी पहले पढ़ चुके हैं, 5th नंबर का क्वेश्चन था, तो वो सारे कर्म जो रहते हैं वो कषाय रस के लक्षण कहे गए हैं। तो फिर बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, गुरुवादी गुणों के नाम, कर्म और द्रव्यों के उदाहरण लिखिए। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो में हमने पूरे गुरुवादी गुणों के नाम और उनके प्रमुख कर्मों को अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो हम उसको दोबारा यहाँ पर रिपीट ना करते हुए सिर्फ उनके द्रव्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, गुरु गुण में आ जाएंगे यहाँ पे मांस मुसली आदि द्रव्य, लघु में आ जाएंगे मोदक लाजा आदि, शीत में आ जाएंगे चंदन दूर्वा आदि, उष्ण में आ जाएंगे चित्रक हिंगू आदि, स्निग्ध में आ जाएंगे वाताद तिल आदि, रूक्ष में आ जाएगा यव गुग्गुलू आदि, मंद की बात करेंगे तो कुष्मांड आमलक आदि, तीक्ष्ण की बात करेंगे तो भल्लातक मरीच आदि, स्थिर की बात करेंगे तो रसायन द्रव्य आ जाएंगे, सर की बात करेंगे तो अवतर्पण द्रव्य आ जाएंगे, मृदु की बात करेंगे तो द्राक्षा घृत आदि आ जाएगा, कठिन की बात करेंगे तो प्रवाल मुक्त आदि आ जाएगा, विशद की बात करेंगे तो निम्ब क्षार आदि, पिच्छिल की बात करेंगे तो श्लेष्मातक कोकिलाक्ष बीज आदि आ जाएगा, लक्षण की बात करेंगे तो दूध आदि श्लेष्मज द्रव्य आ जाएंगे, खर की बात करेंगे तो चणक आदि, सूक्ष्म की बात करेंगे तो मध विष आदि, स्थूल की बात करेंगे तो पिष्टक मोदक आदि, सांद्र की बात करेंगे तो नवनीत दधि आदि, और द्रव्य गुण की बात करेंगे तो तक्र चुरस आदि आ जाएंगे। तो देखिए ये एक बार में याद नहीं होंगे, इसके फ्लो चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको 1-2 बार लिखेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा, और गुरुवादी गुण पूछा ही जाता है तो उसको आप अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 8वें क्वेश्चन की, कि एंटीपायरेटिक की परिभाषा, ड्रग के नाम लिखिए। तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स की बात करेंगे, तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर दोज ड्रग्स विच रिड्यूस टेम्परेचर इन फीवर बट डू नॉट कॉजेज हाइपोथर्मिया इन नॉर्मल थर्मिक इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि जब फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो उस फीवर के टाइम पे हमारी बॉडी के टेम्परेचर को तो डिक्रीज़ करती हैं ये ड्रग्स, लेकिन डू नॉट कॉजेज हाइपोथर्मिया, हमारे बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको कम नहीं करती हैं। उन ड्रग्स को कहते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो अब अपन इसके एक्शन को देख लेते हैं ताकि अपन एंटीपायरेटिक ड्रग्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि फीवर की पैथोजेनेसिस क्या होती है। ठीक है, ताकि हम ये समझ पाए कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स हमारे जो फीवर के टाइम पे टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हो रहा था तो उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम कर रही थी। तो हम उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फीवर की पैथोजेनेसिस क्या है, उसका एक्शन क्या है, ताकि हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए इसका एक्शन, फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शन एंड टिश्यू इंजुरी इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द जनरेशन ऑफ पायरोजेंस इंक्लूडिंग इंटरल्यूगिन्स अल्फा इंटरफेरॉन्स विच इंड्यूसेस प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन इन हाइपोथैलेमस एंड रेजेज इट्स टेम्परेचर सेट पॉइंट। इसको समझिए कि जब हमारी बॉडी में कोई टिश्यू इंजरी या फिर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जनरेशन ऑफ पायरोजेंस इंक्लूडिंग इंटरल्यूकिन्स और अल्फा इंटरफेरॉन्स, इनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, और यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो रहता है हमारी बॉडी में टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है और जिसकी वजह से हमें फीवर आता है। ठीक है, तो देखिए
पायरोजेंस का हमारी बॉडी में सिक्रीशन हो रहा था, जिससे हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स हमारी बॉडी में पायरोजेंस को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी का इंक्रीज टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, लेकिन डू नॉट कॉजेज हाइपोथर्मिया। मतलब ये हमारे बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको अफेक्ट नहीं करती हैं, उसको कम करने का काम नहीं करती। तो कैसे? तो जो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन हो रहा था, जो कि हमारे बॉडी में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, उनको एंटीपायरेटिक ड्रग्स अफेक्ट नहीं करती है। सिर्फ वो हमारी बॉडी में जो एक्सेस पायरोजेंस सिक्रीट हो रहे थे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, उसको कम करती हैं, ना कि हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन को अफेक्ट करती हैं। इसीलिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स लिखा है रिड्यूस टेम्परेचर इन फीवर। मतलब फीवर में जो रेज्ड बॉडी टेम्परेचर है उसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाने का तो काम करती हैं, लेकिन डू नॉट कॉजेज हाइपोथर्मिया, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको कम करने का काम नहीं करती है। इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एस्प्रिन आ जाएगा, आइबुप्रोफेन हो जाएगा और पैरासीटामोल। अब देखिए, सम आयुर्वेदिक हर्ब्स हैविंग एंटीपायरेटिक एक्टिविटीज़, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया है कि एग्जाम में अगर कोई मॉडर्न टॉपिक आता है जैसे एंटीपायरेटिक, एंटी फंगल कुछ भी, तो अगर आप उन टॉपिक में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के नाम डाल देंगे तो वो एग्जामिनर के ऊपर आपका अच्छा इंपैक्ट दिखाएगा। तो इसमें सम आयुर्वेदिक हर्ब्स हैविंग एंटीपायरेटिक एक्टिविटीज़ में आता है निम्ब, एजाडिरेक्टा इंडिका, फिर देखिए लताकरण, सिजलपीनिया बॉन्डुसेला, परपट, फ्यूमेरिया इंडिका, यष्टि मधु, ग्लाइसिराइजा ग्लाब्रा और जटामासी आ जाएगा, नॉर्डोस्टेकाइसिस जटामासी। अब देखिए 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आया है एंटीपायरेटिक्स, तो आपको उसमें फीवर के एक्शन की मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होती हैं जो टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं फीवर में, लेकिन हाइपोथर्मिया की सिचुएशन को कॉज नहीं करती है, वो लिख दीजिए। और कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल लिख दीजिए जैसे एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल, और कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स लिख दीजिए। उसके एक्शन को मत लिखिएगा, वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, औषध संग्रह काल लिखें। तो यहाँ पर देखिए आचार्य चरक ने औषधियों के अंगों का संग्रह विशिष्ट ऋतु में करने का उपदेश दिया है, और आचार्य सुश्रुत ने वीर्य के अनुसार द्रव्यों का संग्रह करने का उपदेश दिया है। तो पहले हम आचार्य चरक के अनुसार देख लेते हैं। तो शाखा का संग्रह उन्होंने वर्षा और वसंत ऋतु में, पत्र का संग्रह वर्षा और वसंत ऋतु में, मूल का संग्रह ग्रीष्म या शिशिर ऋतु में, त्वक, कंद और क्षीर का संग्रह उन्होंने शरद ऋतु में, सार का संग्रह उन्होंने हेमंत ऋतु में, और पुष्प और फल का संग्रह उन्होंने यथा ऋतु अर्थात जिस ऋतु में पुष्प खिले हों या फिर फल परिपक्व हुए हों उस ऋतु में उनका संग्रह किया गया। फिर आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने वीर्य के अनुसार द्रव्यों का संग्रह करने का उपदेश किया गया है। उनका कथन ये है कि अंगों के अनुसार विभिन्न वस्तुओं के द्रव्यों का संग्रह उचित नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बताया कि सृष्टि जो है वो अग्नि सौम्य, आग्नेय और सौम्य है। तो कुछ द्रव्य आग्नेय यानी कि उष्ण वीर्य हैं और कुछ द्रव्य सौम्य यानी कि शीत वीर्य हैं। तो सौम्य द्रव्यों के अंग सौम्य और आग्नेय द्रव्यों के अंग आग्नेय होंगे। ठीक है, तो उनका संग्रह काल में भिन्नता होनी चाहिए। अब देखिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि जो सौम्य यानी कि शीत वीर्य औषधियाँ हैं उनको सौम्य ऋतु यानी कि विसर्ग काल यानी कि वर्षा, शरद या फिर हेमंत ऋतु में सौम्य भूमि से उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, मधुर, स्निग्ध और शीत आदि गुणों से वह औषधि या फिर वह द्रव्य जो रहता है विशिष्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं आग्नेय यानी कि उष्णवीर्य द्रव्यों की। तो उष्णवीर्य द्रव्यों को आग्नेय ऋतु यानी कि आदान काल की ऋतु यानी कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु में आग्नेय भूमि से उत्पन्न लेना चाहिए, जिससे उसमें कटु, रुक्ष आदि गुण जो रहते हैं आ जाएं। तो देखिए अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि औषध संग्रह काल लिखें, तो इसमें उपदेश तो दिया नहीं गया है कि आचार्य चरक के अनुसार लिखें या फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार लिखें। तो आप किसी के अनुसार भी लिख सकते हैं, आचार्य चरक के अनुसार भी लिख सकते हैं और आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि चरक के अनुसार औषध संग्रह काल क्या होता है, तो फिर आपको आचार्य चरक के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार औषध संग्रह काल क्या है, तो आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की कि भल्लातक के शोधन की विधि क्या है। तो भल्लातक का शोधन ईंट के चूर्ण में किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं भल्लातक के शोधन की विधि की। तो भल्लातक के फलों के वंत भाग को काट लें, उसके बाद उसे ईंट के चूर्ण में गाढ़ करके रख दें। 7 दिनों तक गड़े रहने के बाद उसे निकाल करके खूब रगड़ें और गर्म पानी से उसे धो लें। इस प्रकार भल्लातक शुद्ध हो जाएगा। अब भल्लातक में तीक्ष्ण गुण होता है, तो इस विधि से भल्लातक का कुछ तैलांश और तीक्ष्ण भाग ईंट चूर्ण में शोषित हो जाता है, जिससे हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है।
अब देखिए भल्लातक में तीक्ष्ण गुण रहता है और तैलांश रहता है जो कि अपना प्रभाव हानिकारक प्रभाव दिखाता है। तो जब हमने भल्लातक को ईंट के चूर्ण में गाड़ करके रख दिया तो उसके तैलांश और तीक्ष्ण भाग जो रहता है वो ईंट के चूर्ण में शोषित हो जाता है, जिससे उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रकार भल्लातक का शोधन किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल।